हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त एसपी सुंडा आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, अगर आप पढ़ते हो तो। वरना तो इस कैमरे के सामने अकेला ही बोलता रहता हूं। ठीक है, तो आप लोगों का फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि अपन ने जो कक्षा 12 केमिस्ट्री का पहला पार्ट स्टार्ट किया है, विलियन वाला, उम्मीद है, मुझे विश्वास भी है कि आपने साथ साथ में नोट्स भी बना रखे हैं। कुछ अंदर से मुस्कुरा रहे हैं बच्चे कि सर कुछ नहीं बना रखा, हम तो बस टाइम पास के लिए देख रहे हैं। बेटा, टाइम पास के लिए अगर यहाँ पर हो तो गलत जगह हो। शायद पहली बार तो मैं किसी वीडियो में सामने से टीचर बोल रहा होगा कि टाइम पास करना चाहते हो तो गलत जगह हो। अगर पढ़ाई के उद्देश्य से हो तो परफेक्ट जगह हो। नोट्स अभी तक नहीं बनाए तो कोई लेट नहीं है। आप जाइए पीछे के वीडियोस देखिए और साथ साथ में नोट्स बना के यहाँ तक पहुँचिए। थोड़ा रिकेप कर देता हूँ। अपन स्टार्ट कर रहे हैं, कर रखा है, कर दिया है विलियन पार्ट। विलियन में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। एक तो पढ़ा विले और विलाई क्या है, विले क्या है, विलाई क्या है, ये पढ़े स्टार्ट में। जो बच्चे आज ही इस वीडियो के थ्रू इस चैनल पर पहुंचे हैं, उनको बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने या हम लोगों ने जो पहले से जुड़े हैं उन्होंने क्या क्या कर लिया है, ये पढ़ा। के बाद में अपन ने पढ़ा विलियन के प्रकार। विलियन के प्रकार दो आधार पर पढ़े अपन ने। एक पढ़ा घटक के आधार पर कि द्विअंगी है, त्रिअंगी है, बहुअंगी है, ऐसे। और एक विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर इसमें अपन ने ये पढ़ा इस तरह से: ठोस विलियन, द्रव विलियन और गैस विलियन पढ़े। इन्हीं में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा अपन ने, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, इसके अनुप्रयोग भी पढ़े जो कई बार बोर्ड्स में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। इसके बाद में अपन ने एक पढ़ा राउल्ट का नियम। इम्पोर्टेंट नियम है ये भी। इसके बाद में अपन ने पढ़ा आदर्श व अनादर्श विलियन। फिर अपन ने पढ़ा धनात्मक व ऋणात्मक विचलन। एक इसमें यहाँ पर अपन ने पढ़ा था सांद्रता के पद, जिसमें मोलरता, मोललता, मोल अंश, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये पढ़े थे। इनके न्यूमेरिकल भी करे थे अपन ने। तो धनात्मक ऋणात्मक विचलन ये पढ़ लिया। इसके बाद में अगर अपन ने बात करें तो ठोस में द्रव, सॉरी द्रव में ठोस और द्रव में गैस विलियन पढ़े। उनको प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। अभी अपन ने स्टार्ट कर रखा है अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म, और अणुसंख्य गुणधर्म को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी वे गुणधर्म, पदार्थ के वे गुणधर्म जो केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। इस चीज पर डिपेंड नहीं करते कि पदार्थ कौन सा है, इस चीज पर निर्भर करते हैं कि पदार्थ कितना है। उनमें अपन ने पहला गुण पढ़ा वाष्प दाब में अवनमन। और वाष्प दाब में अवनमन का मतलब है कमी। दूसरा गुण अपन पढ़ चुके हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन यानी वृद्धि, ये अपन ने पढ़ लिया। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिमांक में
अवनमन, हिमांक में अवनमन यानी वो ही कमी। अब आपको बता दूं, अणुसंख्यक गुणधर्म की एक खासियत है जो तुम्हारी ताकत भी बन सकती है और कमजोरी भी। ताकत तो ये कि ये जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर आप लोगों ने पहले वीडियो से लेकर यानी इस टॉपिक से लेकर वाष्प दाब को समझा है तो क्वथनांक समझ में आ जाएगा। अगर वाष्प दाब की थ्योरी क्लियर है तो हिमांक भी समझ में आएगा, आराम से समझ में आएगा। और यदि आपको क्वथनांक हिमांक की परिभाषा नहीं आती, अगर आपको वाष्प दाब की डेफिनेशन नहीं आती, वो क्यों बढ़ रहा है क्यों घट रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, तो फिर ये सभी टॉपिक क्लियर है। क्लियर भी दो तरीके से होते हैं ना, जैसे एक तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ पूछूं इज दैट क्लियर, तुमको यस सर यानी तुम्हारे समझ में आ गया। एक तुम्हारी तरफ का क्लियर कि सर सब साफ है सब क्लियर है कुछ भी समझ में नहीं आया, थोड़ा ध्यान देना। चलो देखते हैं। देखो अपन ये पूरा सिस्टम में से चला था कि सर अपन ले रहे हैं शुद्ध विलायक, ठीक है जी। शुद्ध विलायक है वो है वाष्पशील, यानी कि वाष्प बनेगी। अब उसकी जो वाष्प बनेगी वो टकरा के वापिस ऐसे, और वो वाष्प इस द्रव्य की सतह पर एक दाब लगाएगी जिसे अपन कह रहे हैं वाष्प दाब। अब इसमें अपन मिला रहे हैं अवाष्पशील ठोस विलय, जिससे बन रहा है विलियन। और अब विलियन में विलायक भी है और विलय भी है, तो है ही है, सतह पे बना दे। अब ये विलियन है सर, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो विलायक है उसकी सतह पर सब विलायक के कण है, सबकी वाष्प बनेगी, सबका ही दाब लगेगा तो वाष्प दाब ज्यादा लगेगा। और जैसे ही अवाष्पशील ठोस विलय मिल जाएगा तो विलियन बनेगा, विलियन की सतह पर विलय भी है और विलायक भी है। विलय की तो वाष्प भी नहीं बनेगी, केवल विलायक की बनेगी। तो जो विलियन की ओवरऑल वाष्प है वो कम बनेगी विलायक की अपेक्षा, तो वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, वाष्प दाब में कमी। ये पहला टॉपिक था अपन ने पढ़ लिया। अब देखो एक चीज और सुनो, क्वथनांक तो समझ लिया, हिमांक क्या है पहले वो समझते हैं। हिमांक, देखो किसी द्रव्य का, मैं पहले परिभाषा लिख देता हूं फिर समझाता हूं। किसी द्रव्य का वह ताप, किसी द्रव्य का वह ताप जब उसका वाष्प दाब, ये सारा खेल वाष्प दाब का है, जब उसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के समान हो जाता है, समान हो जाता है, हिमांक कहलाता है। फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक कहलाता है। क्या मतलब हुआ समझते हैं। देखो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है सर, मोस्टली ठोस, द्रव्य और गैस। अपना ये जो चैप्टर है ये अणुसंख्यक गुणधर्म वो इसके इर्द गिर्द चल रहा है। सुनो, वाष्प दाब क्या है। कोई पदार्थ है उसकी जो वाष्प बन रही है वो उस पदार्थ पर जो दाब लगाएगी वो दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब, वाष्प द्वारा लगाया गया दाब। अब जाहिर सी बात है कि ठोस की वाष्प तो कम बनेगी। अब जैसे ये पेन है, क्या ही वाष्प बन रही है, नगण्य जीरो मान लो, इसका तो वाष्प दाब बहुत कम होगा, क्या होगा ही नहीं। द्रव होगा तो पक्का वाष्प बनेगी। अरे गैस तो खुद ही वायुमंडल में है, गैस को अपन बोल सकते हैं वायुमंडलीय दाब। गैस का देखो वायुमंडलीय दाब क्यों बोल सकते हैं वो सुनना।
वायुमंडलीय दाब की डेफिनेशन क्या है? वायुमंडल द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडल बना हुआ किसका है? गैसों का। तो गैस का दाब या गैसों का दाब वो तो मान लेते हैं वायुमंडलीय दाब, ठीक है। द्रव गैस द्रव का जो वाष्प दाब होगा वो तो नीचे होगा, और ठोस का तो बहुत नीचे होगा। इसको समझना थोड़ा सा। जैसे अपन ये लिख देते हैं कि सर ये लेवल है वायुमंडलीय दाब का, वायुमंडलीय दाब, ये लेवल मान लेते हैं द्रव का वाष्प दाब, और ये लेवल मान लेते हैं ठोस का वाष्प दाब, ठोस अवस्था का वाष्प दाब, ऐसे बोल दो, जो नगण्य होता है। भाई जाहिर सी बात है, कोई पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो वाष्प दाब यानी वाष्प द्वारा यानी गैस अवस्था द्वारा लगाया गया दाब तो गैस में सबसे ज्यादा होगा, वायुमंडलीय दाब का लेवल सबसे ऊपर है। ये द्रव्य का वाष्प दाब है और ठोस का वाष्प दाब नगण्य है, तो यहाँ लेवल मान लेते हैं समझने के लिए। अब एक चीज पर ध्यान दो, देखो वह ताप, अपने अभी तक ये पढ़ा है, वह ताप जब कोई द्रव्य गैस में बदल जाता है, ये तो क्या कहलाता है? क्वथनांक। और वह ताप जब कोई द्रव्य ठोस में बदल जाता है, ये क्या कहलाता है? हिमांक। ये परिभाषा अपन पीछे की क्लासेज में, छोटी क्लासेज में अपन ने पढ़ी है कि देखो यदि किसी द्रव्य को गर्म करोगे तो ताप देना पड़ेगा, जिससे वो गैस में बदल जाएगा, वो ताप कहलाता है क्वथनांक। अगर किसी द्रव्य को तुम ठोस में बदलना चाहते हो, हिम बनाना चाहते हो, बर्फ बनानी है, हिमांक, हिम वाला अंक, हिम यानी बर्फ यानी ठोस, पानी की हिम है ना। तो द्रव्य को अगर ठोस अवस्था में लाना है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तो वो टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव्य ठोस में बदल जाता है क्या कहलाता है? हिमांक। और वो टेम्परेचर जिसमें कोई द्रव्य गैस में बदल जाता है क्या कहलाता है? क्वथनांक। ये तो छोटी कक्षाओं की डेफिनेशन थी। अभी जब अपन ने लास्ट टॉपिक क्वथनांक पढ़ा था, तब परिभाषा क्या पढ़ी थी? ये पढ़ी थी, हाँ, ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि वह ताप जब द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। देखो कोई द्रव्य है, उसका वाष्प दाब का लेवल ये है। अब अपन इसको गर्म करते जा रहे हैं, ताप देते जा रहे हैं, तो ताप देते देते इसका देखो, द्रव्य को ताप देंगे, वाष्प ज्यादा बनेगी, वाष्प दाब बढ़ेगा, और वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते हो गया वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो इस ताप को अपन ने नाम दे दिया क्या? क्वथनांक। कि वह ताप, ध्यान देना, वह ताप जब द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, क्वथनांक कहलाता है। और अब मैं कह रहा हूं कि वह ताप जब द्रव्य का वाष्प दाब ठोस के बराबर हो जाए, ये हिमांक कहलाता है। पहले तो क्वथनांक और हिमांक टीएफ लिख देते, ये समझ में आना चाहिए। फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीज हो जाए, जम जाए, हिम बन जाए, तो किसी द्रव्य का, परिभाषा पहले ये समझ लो इन दोनों की, कि किसी द्रव्य का वह ताप जब उसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के बराबर हो जाए, वो तो हिमांक। यही लिखा है सर अपन ने। किसी द्रव्य का वह ताप जब उसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, हिमांक कहलाता है। ये लो, किसी द्रव्य का वाष्प दाब यहाँ था, और ये वाला टेम्परेचर अपन ने कम किया, तो ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो गया, यानी द्रव्य ठोस अवस्था में बदल गया, वो टेम्परेचर हिमांक। जब द्रव्य गैस अवस्था में यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, क्या कहलाता है? क्वथनांक। अब ध्यान देने वाली बात देखना, हम जो विलायक ले रहे हैं वो द्रव अवस्था में है, और उसमें मिला रहे हैं अवाष्पशील ठोस विलय, और विलयन का वाष्प दाब हो रहा है कम। तो मैं ये जो लेवल है द्रव वाला, तो मैं यही नाम दे दूं ना एक बार, चलो नया बना देता हूँ। मैं बताऊँ ना यार, नए में थोड़ा दिक्कत आएगी, सुनो, देखो सुनो, ये द्रव्य का वाष्प दाब अपने इसको बोल देते हैं विलायक का वाष्प दाब। विलायक द्रव अवस्था में और शुद्ध भी है, तो एक बार अपन ये मान के चलते हैं कि ये जो लेवल है वाष्प दाब का, ये जो स्तर है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है।
अब अपन ने क्या किया, इसमें मिला दिया अवाष्पशील विलेय, तो बन गया विलियन। और हम कह रहे हैं कि विलियन का वाष्प दाब में आ जाती है कमी, तो ये तो है विलायक का, तो विलियन का तो इससे नीचे होगा, तो ये लेवल मान लेते हैं अपन विलियन का वाष्प दाब। अब ये बताओ, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहाँ है, इसका हमें शुद्ध विलायक का हमें ज्ञात करना है क्या, हिमांक। तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, इसके बराबर ठोस का तो यही है, देखो ठोस अवस्था का लेवल तो यही है सर। ठोस अवस्था का वाष्प दाब ये है, द्रव अवस्था यानी शुद्ध विलायक का ये था। जैसे ही अपन ने विलय मिलाया तो विलियन का वाष्प दाब कम हो गया, वो यहाँ आ गया। अब विलियन का हिमांक तो यही है सर, इतना ही करना पड़ेगा, देखो रास्ता तय। शुद्ध विलायक का तो ये रहा, शुद्ध विलायक का हिमांक तो इतना बड़ा है, जिसको अपन टीएफ नोट कह देते हैं, शुद्ध विलायक का टीएफ नोट। इसमें जैसे ही विलय मिलाया, विलियन बनाया, तो वाष्प दाब में कमी आ गई। कमी आ गई तो अब इतना रास्ता ही तय करना पड़ेगा, किसको, विलियन को, टीबी। हिमांक में क्या आ गई, कमी। चलो क्वथनांक और हिमांक को साथ पढ़ते हैं, सुनना, कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है, आराम से सुनो। ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ये वायुमंडलीय वाष्प दाब है, और ये ठोस अवस्था का वाष्प दाब है। हम कह रहे हैं कि वो किसी द्रव्य का वह ताप जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वो तो है क्वथनांक। और किसी द्रव्य का वह ताप जब उसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के बराबर हो जाए, वो है हिमांक। अपन ने द्रव्य लिया है विलायक, तो अपन कह रहे हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब लेवल ये है। अब अपन ने क्या किया, इसमें अवाष्पशील ठोस मिलाया, तो इसके वाष्प दाब में आ गई कमी, और वाष्प दाब का लेवल विलियन का आ गया यहाँ। अब देखो, यहाँ आ जाने से वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए, यानी हिमांक, ये सॉरी क्वथनांक, ये तो बढ़ जाएगा। इतना रास्ता तय करना पड़ेगा वायुमंडलीय दाब के लिए विलियन को। मगर अपन दूसरी तरफ देखें तो देखो, शुद्ध विलायक को इतना रास्ता तय करना पड़ रहा था ठोस अवस्था के लिए, विलियन को तो इतना ही करना पड़ेगा। उस रास्ते का ही नाम क्या है, हिमांक। तो हिमांक में क्या आ गई, कमी। घटना वही है, देखो इसको भाषा दे देते हैं, हिमांक अवनमन को भाषा दे देते हैं, हिमांक अवनमन को भाषा लैंग्वेज देते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में ठोस अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, तो ये लाइन तो कॉमन है सब में, मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी आती है, आ जाती है। और सारा खेल इसी का है, वाष्प दाब की कमी का ही। वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसके कारण हिमांक में भी कमी आ जाती है, हिमांक में भी कमी आ जाती है। इसी को बोलते हैं हिमांक अवनमन। ठीक है, अब अपन इसको कैसे दर्शाएंगे, देखो हिमांक परिवर्तन ऐसे कह देगा टीएफ, डेल टीएफ। हिमांक में कितना परिवर्तन आया, हिमांक में कितनी कमी हुई, तो डेल टीएफ समानुपाती, सॉरी पहले सूत्र निकाल लेते हैं। हम कह रहे हैं पहले हिमांक यानी शुद्ध विलायक का हिमांक कितना, शुद्ध विलायक का हिमांक कितना, टी नोट एफ। और कमी होके विलियन का हिमांक कितना, टीबी। तो अंतर कैसे आएगा, सुनो, टी टी एफ नोट है, इसमें से घटा देंगे टी एफ, टी एफ नोट में से क्या घटा देंगे, फ्रीजिंग टेम्परेचर। देखो, तो ये आ जाएगा अंतर। अब यहाँ कौन क्या है उससे मिलते हैं, यहाँ बताओ, देखिए आवाज आनी चाहिए, डेल टी एफ क्या है, फ्रीजिंग टेम्परेचर में अंतर, ये डेल अंतर को दर्शाता है, तो हम कहेंगे हिमांक अवनमन है सर, ये हिमांक अवनमन। हिमांक में कमी, कमी लिख देता हूं मैं, नहीं समझ में आए तो।
टी एफ नोट और टी एफ क्या है ये बताओ। टी एफ नोट, नोट तो विलायक के लिए आ रहा था ना, तो शुद्ध विलायक का हिमांक, और ये विलयन का हिमांक। अब विलयन वाला तो कम है, ये घटा दिया। विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक घटाएंगे तो हमारे पास आएगी कमी। इसकी कमी, हिमांक में जो कमी आएगी वो। अब इसमें भी जब प्रायोगिक तौर पर देखा गया तो निकल के ये सामने आया सर, ये जो डेल टी एफ है ना, ये समानुपाती होता है स्मॉल एम, मोललता के। और इसमें भी एक वही बराबर का चिन्ह लाएंगे तो एक नियतांक आएगा के एफ डॉट एम, डॉट मनी गुणा। अब यहाँ एल टी एफ, के एफ और एम को बताना है। बताओ, देखिए डेल टी एफ क्या, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। के एफ क्या, हिमांक अवनमन स्थिरांक। इसकी भी इकाई वही है, केल्विन, सॉरी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। सेल्सियस दिया हुआ है तो यहाँ सेल्सियस लिखिए, है ना। और एम होता है मोललता, मोलेलिटी। अब इसको अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं सर, डेल टी एफ बराबर आप लिख रहे हो के एफ डॉट एम। तो अगर एम नहीं दिया हुआ हो तो, एम नहीं दिया हुआ है तो विलेय के मोल, विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। और अगर वो ग्राम में हुआ तो गुणा 1000। सर हमें अगर विलेय के मोल भी नहीं दिए हुए हो तो फिर विलेय का भार बटा विलेय का ही अणुभार। ये तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, विलेय के मोल का। गुणा 1000 की जगह 1000 रहने दो और बाकी चीज सेम लिख दो, विलायक का द्रव्यमान, और वो होना चाहिए। ये फॉर्मूला इसमें काम कर जाएगा। तो न्यूमेरिकल आते हैं तो इनमें दिया है, पहचान लो आप कौन सी वैल्यूज दी हुई है, कौन सी वैल्यूज हमें निकालनी है। आप एक बार न्यूमेरिकल करने की कोशिश करो, बाकी ठीक है, अपन जैसे ही ये लेसन होगा न्यूमेरिकल आराम से करेंगे, तार से, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठना, अपन साथ मिलके करेंगे, बड़ा सेशन लेंगे, डरो मत, करेंगे सब। न्यूमेरिकल से मत डरो, पहले थ्योरी को क्लियर कर लो, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी कौन सा फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, कौन से फॉर्मूले में कौन क्या चीज़ है वो हमें पता होनी चाहिए, ताकि बेटा न्यूमेरिकल आराम से हो जाए। क्या होता है, बच्चे कई बार जैसे इन चैप्टर्स में आते हैं केमिस्ट्री में, वो डायरेक्टली वो अटैक करते हैं कहाँ पर, न्यूमेरिकल पर। अब थ्योरी आ नहीं रही है, फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्मूले में कौन क्या है वो नहीं पता है, तो फिर रटने पे जाना पड़ेगा, तो फिर बोरिंग लगेगी केमिस्ट्री। सबसे पहले सबसे हार्ड की तरफ जाने की बजाय इजी टू हार्ड बढ़ेंगे अपन, ताकि स्लो एंड स्टडी अपन आगे बढ़ेंगे, धीमा मगर लगातार, ताकि जीत जाएं। तो ठीक है, धन्यवाद। फिर अगला अपना चौथा अणुसंख्य गुणधर्म लेकर आऊंगा मैं, जिसको अपन कहेंगे क्या, परासरण। और उसके बाद में अणुसंख्य गुणधर्म खत्म है, उसके बाद में थ्योरी का कोई एक दो टॉपिक और बचेगा, वन टॉप गुणांक करके, और उसके बाद में अपन न्यूमेरिकल करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।